हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 5 लेकर आया हूं, वैद्युत चालन। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन चैप्टर्स से पहले चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज गो टू प्लेलिस्ट और उसमें हर चैप्टर की रिलेटेड वीडियोस को हमने एक कैटलॉग बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं वैद्युत चालन। तो वैद्युत चालन यहाँ से शुरू करते हैं। वैद्युत चालन होता क्या है? आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वैद्युत चालन कहलाता है और इन आवेशित कणों को हम आवेशवाहक कहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जब भी हम किसी कंडक्टर, किसी चालक या गैस के अंदर या किसी वैद्युत अपघट्य के अंदर मोमेंट देखते हैं किसी चालक की, आवेशवाहक की, तो आवेशवाहक का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, स्थानांतरित होना, वो वैद्युत चालन कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वैद्युत चालन है दरअसल क्या है? आवेशवाहकों का मूवमेंट होता है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट, इनसाइड ए गैसेस, दैट कॉल्ड वैद्युत चालन। उसको वैद्युत चालन या इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहते हैं। और इन आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं बेटा? आवेशवाहक कहते हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। चालक में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, गैसों में आवेशवाहक धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, वैद्युत अपघट्यों में धनायन व ऋणायन होगा, अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर होते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वैद्युत धारा। तो यहां से शुरू होता है हमारा चैप्टर वैद्युत धारा। इसकी कंसेप्ट को समझेंगे हम। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये देखा है पहले चैप्टर्स में। हम ये भी जानते हैं कि बहुत अच्छे से, अगर ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप देखिए इसको, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमने एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ा और एक हमने यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिया। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश गति करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, और ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। तो गति करने का क्या कारण है कि जैसे ही हम किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। इसे नाम देता है F=QE। अगर ये कण चलने के लिए स्वतंत्र है, गति के लिए स्वतंत्र है, तो ये अपने स्थान से चलना शुरू कर देता है। ये अपना वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा और धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। आवेश वाहकों का वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना ही वैद्युत धारा कहलाता है। आवेश वाहकों का क्या कहता है बेटा? आवेश वाहकों का, आवेश वाहक आपके पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, निगेटिव निगेटिव हो सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, धनायन हो सकते हैं। आवेश वाहकों का वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की, थोड़ा रुकते हैं इसके लिए बेटा। तो यहां देखते हैं धन आयन का वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, तथा ऋणायन मतलब आपका यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गति करना, दिशा में गति करना, दिशा में गति करना क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत धारा कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसे भी डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे अदिश क्यों है, दिशा होने के बावजूद भी अदिश राशि क्यों है। यह एक अदिश राशि है, इसे किससे डिनोट करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। तो
तो मैथमेटिकली ये तो इसकी थ्योरेटिकल वो है कंसेप्चुअल डेफिनेशन। मैथमेटिकली अगर हम देखें किसी चालक से प्रति इकाई समय में कितना आवेश गुजर रहा है या किसी चालक से एक दिए हुए निश्चित समय में आवेश की मात्रा कितनी बह रही है या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। यदि हम ये मान लें कि किसी चालक में समय dt में बहने वाली धारा कितनी है बेटा, dt में समय dt में गुजरने वाला आवेश कितना हो, dq हो तो तत्कालिक यानी कि किसी भी क्षण एक निश्चित टाइम पर dt समय में तत्कालिक धारा I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा बेटे dq बाई dt। I बराबर हमारा होगा धारा I बराबर dq बाई dt। इसके बाद यदि समय t में निश्चित आवेश Q गुजर रहा हो तो I बराबर क्या होगा वहां बेटे, वहां होगा q बाई t। आवेश Q बराबर I बराबर होगा Q बाई t। यह था I बराबर Q बाई t। तो ये हो गया हमारे दो सूत्र हैं। अगर हम फर्दर देखना चाहें आगे भी से, आपने पढ़ा I बराबर क्या हमारा dq बाई dt। अगर हम इससे dq की वैल्यू निकालना चाहे तो हम ये निकाल सकते हैं I dt, या हम q इट इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन I dt। ये भी एक फार्मूला है आवेश निकालने का। तो ये होगी भाई विद्युत धारा की परिभाषा। किसी भी चालक से इकाई समय में जितना आवेश गुजरता है उसे उस चालक में बहने वाली धारा कहते हैं, या किसी चालक में से गुजरने वाले आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यह आवेश प्रवाह की दर है dq बाई dt। यदि चालक से एक निश्चित समय में निश्चित आवेश q गुजर रहा हो तो धारा I बराबर क्या होगी, q बाई t। ये हो गया इसका फार्मूला और डेफिनेशन। अब हम इसकी क्या लिखते हैं बेटा, मात्रक देखिए क्या होगा इसका मात्रक देखिए, मात्रक होता है बेटा इसका सूत्र के हिसाब से, सिंस I इक्वल टू क्या q बाई टी। तो q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को हम एक चीज और बोलते हैं, बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर। इसे हम एम्पियर कहते हैं, डिनोट करते हैं इसे कैपिटल ए से। ओके, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर। वैद्युत धारा की परिभाषा के बाद मात्रक के बाद हम इसकी दिशा बताना चाहेंगे। दिशा क्या होगी, दिशा, वैद्युत धारा की दिशा, दो चीजें ले लो इसमें। इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा होगी, विपरीत दिशा में होती है, और यहाँ पे धनावेश की गति की दिशा में होती है। ये प्रणाली के हिसाब से है, जो ट्रेडिशनल प्रणाली है धारा की दिशा लेने की, आप इसको नोट कर लें, देख लें। देखो बेटा, वैद्युत धारा अदिश राशि है, पर इसमें यह भी है कि जब हम वैद्युत धारा उसको सदिश या अदिश राशि को परिभाषित करते तो ये बताया जाता है, जिन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन भौतिक राशियों को सदिश राशि माना जाता है। परंतु यहाँ वैद्युत धारा के अंदर दिशा और परिमाण दोनों के होने के बावजूद भी ये अदिश राशि ही मानी जाती है। हम इसको एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं।
हमने क्या किया, 3 एम्पियर की करंट इधर से आई, 4 एम्पियर की करंट इधर से आई और ये हुआ इसका जंक्शन। आपको पता है अगर 3 एम्पियर की इधर से और 4 एम्पियर की इधर आए तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये पता चल जाता है कि दोनों की करंट का सम आएगा 7 एम्पियर। तो ये अगर अदिश राशि है तो हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। अब हम इसका कंट्राडिक्शन देखते हैं कि ये सदिश राशि क्यों नहीं है। देखिए ध्यान से, आप मान लेते हैं कि 3 एम्पियर और 4 एम्पियर दोनों सदिश राशियां हैं और एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इस दिशा में हमारा जो परिणामी करंट होगा वो होगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका परिणामी होता है स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ देखिए, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, इसका 16, ये कितना हो गया 25, 25 का कितना आ गया 5 एम्पियर। आपको समझ लेना चाहिए अगर ये दोनों सदिश राशियां हैं तो 5 एम्पियर आता है, बट अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के हिसाब से ये कितना आना चाहिए 7 एम्पियर आना चाहिए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो हमारी विद्युत धारा है ये कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये इसका आंसर हमारा, ध्यान रखेंगे विद्युत धारा कैसी राशि होगी, अदिश राशि। इज दैट क्लियर? आप इसे नोट करना चाहे नोट कर लें। थोड़ा और बताते हैं। अब हम बताते हैं यहाँ वैद्युत धारा के प्रकार। वैद्युत धारा हमने धारा के प्रकार, वैद्युत धारा के प्रकार 2 होंगी। एक होगी हमारी दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा का मतलब जिसका मान व दिशा समय के साथ न बदले, जिसका मान व दिशा समय के साथ न बदले, समय के साथ न बदले। अगर मान बदलता है तो दिशा वही रहेगी, दिशा निश्चित न बदले। ये हो गया हमारी दिष्ट धारा। अगर मैं इसे थोड़ा ग्राफ से बताना चाहूं तो ग्राफ से आप ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया डीसी समय के साथ, ये हो गया समय। अगर परिवर्ती दिष्ट धारा है तो वो थोड़ा ऐसे दिखाई जाएगी, ऐसे, ये दिष्ट धारा होगी समय के साथ, इसे डीसी बोलेंगे। अगर हम देखें यहां से प्रत्यावर्ती धारा इसे बोल लेंगे हम एसी। वह धारा जो समय के साथ, जिसका मान व दिशा दोनों समय के साथ बदलती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो इससे दिया जाता है I नॉट साइन ओमेगा टी या I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये दोनों इक्वेशन इसकी प्रत्यावर्ती धारा की हैं। और इसका जो ग्राफ है वो ये है, इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा बेटे। ये समय हो गया और ये होगी करंट आई। एक चीज और, इनमें जो दोनों में अंतर है, आपकी प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्म प्रभाव जनित करती है, पैदा करती है। आपकी जो वैद्युत प्रत्यावर्ती धारा है ये केवल हीटिंग इफेक्ट को ही शो करेगी, जबकि दिष्ट धारा आपकी किस किस को बताती है, एक तो आपका बताएगी ये हीटिंग इफेक्ट को, एक पैदा करेगा चुंबकीय क्षेत्र, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, ऊष्मीय प्रभाव, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकता है चुंबकीय क्षेत्र, और एक क्या कर सकता है रासायनिक प्रभाव। जितने बैटरी या सेल या बैटरी होते हैं उनमें रासायनिक प्रभाव पैदा करता है। तो डीसी में याद रखिए ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र और रासायनिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव ही जनित करता है। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा समझ लिया होगा आपने वैद्युत धारा। और बताते हैं वैद्युत धारा के बारे में कुछ। ओके, वैद्युत धारा में बेटा एक चीज समझिए, वैद्युत धारा का मान चालक की अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता, याद रखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ये छोटा चालक लिया ऐसे, फिर ये मैंने थोड़ा बड़ा चालक ले लिया ऐसे,
ये ऐसे, फिर मैंने इसे और बड़ा कर दिया ऐसे। तो अगर यहां से मान लीजिए एंटर करती है धारा I1 और आप मान लें इसमें I2, इसमें मान लें I3, तो ये तीनों धाराएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तीनों धाराएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। वैद्युत धारा का मान अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता है। मात्रक हो गया, दिशा होगी, इसका ये होगा इफेक्ट। तो वैद्युत धारा आपका मैं समझता हूं क्लियर हो चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व J ऐसे। अब देखें हमारी नेक्स्ट टर्म धारा घनत्व J। इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। मान लीजिए कोई चालक है, ये चालक है पूरा, इसका एक हिस्सा ये ले लीजिए, इस हिस्से से इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितनी करंट पास हो रही है, इस करंट की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, इस पृष्ठ से रिलेटेड धारा घनत्व कहते हैं। इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु के परितः क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व धारा का फ्लक्स होता है। किसी भी पृष्ठ के लिए अगर हम धारा घनत्व की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उस पृष्ठ से कितनी मात्रा में धारा पास हो रही है, जबकि उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। कहने का अर्थ यह है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल के अविलंबवत जो गुजरने वाली धारा है उसे हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से व्यक्त करते हैं। ये एक सदिश राशि है, J वेक्टर से डिनोट करेंगे। यहाँ मैंने इसका परिमाण दिखाया है, यहाँ देख रहे हैं आप, J इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर J इक्वल टू I अपॉन A। I जहाँ धारा है, A हमारा एरिया है। इसमें भी आप एक फार्मूला और बढ़ा सकते हैं। अगर धारा और अभिलंब के बीच कोई कोण थीटा हो तो कोई इस टाइप से, अगर मान लीजिए ये पृष्ठ हमारा कुछ तिरछा हो इस टाइप से, तो इस पे यहाँ एक अभिलंब खींचा जाएगा वेक्टर A, और ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा, और ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी बेटा। उस सिचुएशन में धारा घनत्व का जो फार्मूला है वो ये बन जाएगा, J इट इज इक्वल टू I अपॉन A कोस ऑफ थीटा। ऐसे हम इस फार्मूले से करंट का फार्मूला बना सकते हैं, I इट इज इक्वल टू J इंटू A कोस थीटा। हम इससे एक फार्मूला और बना सकते हैं, J वेक्टर डॉट वेक्टर A। तो ये भी एक फार्मूला है। ये संबंध होता है धारा का धारा घनत्व के साथ। आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, ये तो तब है जब धारा नियत बह रही हो। यदि धारा परिवर्ती हो, यदि धारा तथा क्षेत्रफल, धारा तथा क्षेत्रफल क्या बेटा परिवर्ती हो, क्या हो ये परिवर्ती, परिवर्ती का मतलब बदल रहे हो, परिवर्ती हो, तो इस सिचुएशन में हमारा जो धारा घनत्व है J हम कैसे लेंगे, वो आएगा हमारा DI बाई DA। इस सिचुएशन में हम DI बाई DI इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, J DA, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन J इंटू DA। नोट कर सकते हो बेटा, ये धारा घनत्व के फार्मूले हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आएंगे इसकी यूनिट पर, मात्रक पर। मात्रक देखिए बेटा, मात्रक तो कहीं से बना लेंगे। करंट का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, कोस थीटा आइडेंटिटी है, तो मात्रक क्या होगा इसका, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मात्रक देखिए, मात्रक हुआ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो चुका बेटा। अब हम नए टॉपिक पाते हैं, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है तो धीरे धीरे सबको समझना बहुत जरूरी है। अब लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं भाई, मेरा तो
जो उद्देश्य है वो समझाने का है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना ज्यादा समीप होगा उस पर वैद्युत बल या आकर्षण के रूप में उतना ही अधिक होता है, परंतु जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है या ये इलेक्ट्रॉन है, इन पर वैद्युत बल बहुत कम होता है और इनको आसानी से हम हटा सकते हैं, गर्म करके हटा सकते हैं, घर्षण द्वारा हटा सकते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हटा सकते हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र द्वारा हटा सकते हैं। तो सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि नाभिक से दूर की कक्षाओं के वे इलेक्ट्रॉन जो आसानी से अपने परमाणु से अलग होकर चालक के भीतर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दोबारा से समझिए, किसी चालक के परमाणुओं के भीतर नाभिक से दूर की कक्षाओं के वे इलेक्ट्रॉन जो अपने कक्षा को छोड़कर चालक के भीतर अनियमित गति करते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिए, किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है वह चालक वैद्युत का उतना ही अच्छा सुचालक होता है। एक बात ये याद रखिए, किसी भी चालक के अंदर प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान रहती है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व नियत रहता है, अर्थात स्थान बदलने पर चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति इकाई आयतन के लिए नियत रहती है। इसी से कुछ समझेंगे। अगर हम एक आवेशित चालक लेते हैं, बेटा आवेशित चालक, ध्यान से सुनिए। जब सपोज करो ये एक आवेशित चालक है, ये एक आवेशित चालक है, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। ये याद रखें, वैद्युत क्षेत्र चालक के भीतर क्या होता है? 0 होता है। बट अगर ये चालक धारावाही चालक है, ऐसे धारावाही का मतलब जानता हूं, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है ऐसे, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, यहां बाहर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। ये याद रखिए। एक बात और याद रखिए, किसी भी चालक के अंदर, चालक जो होता है हमारा वो वैद्युत उदासीन होता है। नेट आवेश क्या होगा? नेट आवेश क्या रहेगा? नेट आवेश उसका 0 ही रहता है। क्यों बराबर 0 रहता है? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं, और अनियमित गति करते हुए ये भी बात पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक के भीतर प्रत्येक स्थान पर एक समान रहती है। तो होता क्या है, अगर किसी चालक के अंदर किसी निश्चित स्थान से इलेक्ट्रॉन बाईं ओर, जितने इलेक्ट्रॉन बाईं ओर से दाईं ओर जाएं और उतने ही इलेक्ट्रॉन दाईं से बाईं ओर जाए, तो होता क्या है कि इस परिच्छेद से गुजरने वाला नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। तो किसी निश्चित समय के लिए नेट चार्ज इसका क्या रहता है? 0 रहता है। किसकी वजह से? अनियमित गति के कारण। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के कारण चालक के भीतर कोई आवेश नहीं बहता, अर्थात आवेश प्रवाह की दर 0 रहती है, अर्थात उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के कारण या ऊष्म वेग के कारण किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बहती। आपको बता दें, चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है कमरे के ताप पर लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हैं। लेकिन ये गति क्या होती है? अनियमित होती है और रैंडमली होती है, और इनका किसी भी निश्चित दिशा में जो एवरेज वेग है वो क्या रहता है? 0 रहता है, 0। तो इनका औसतन जो माध्य वेग है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। यही कारण है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग भी बहुत अधिक है। अधिक वेग और अधिक संख्या में होने के बावजूद भी जबकि ये गति कर रहे हैं, चालक के अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक तो चालक हमारा क्या होता है? वैद्युत उदासीन होता है, और एक चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से किसी भी दिशा में ले हम इलेक्ट्रॉनों की जो कुल आवेश है, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर या दाईं से बाईं ओर आने पर कुल आवेश हमारा क्या रहता है? 0 रहता है। इसलिए धारा का प्रवाह भी यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो होगी मुक्त इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट। सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके चांदी के अंदर होता है। तो चांदी इसका सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी के बाद फिर आपका कॉपर है। कॉपर की बात करें हम, अगर कॉपर के अंदर देखें प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं? नियर अबाउट 10⁻29 पर मीटर क्यूब। इतने सारे
मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर के अंदर, और इससे कुछ ज्यादा किसके अंदर होंगे, चांदी के अंदर होते हैं। इसके बाद फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर सोना आता है, फिर इस प्रकार से अदर मेटल्स आते हैं। तो याद रखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब किसी चालक के अंदर उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अपने नाभिक से अलग होकर चालक के भीतर अनियमित गति करते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बाद हम नई कंसेप्ट लेंगे, उसे बोलते हैं मुक्त पथ। क्या बोलते हैं बेटा, मुक्त पथ। मुक्त पथ इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। वैल्यू होते हैं लगभग इसके -10⁹ मीटर आसपास उसके बेटे। होता क्या है कि चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से अलग होकर अनियमित गति करेगा। मान लीजिए वो ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, किसी भी प्रकार से गति कर सकता है। तो ये अनियमित गति करता रहेगा बार बार। ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार अनियमित गति करता रहता है। तो जब ये अनियमित गति करता है तो ये धनायनों से बार बार टकराता रहता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धनायन से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को, धनायन से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 10⁻⁹ मीटर। सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, धनायन ये रहा, एक धनायन ये रहा, तो एक टक्कर ये होगी, एक ये, तो दो टक्करों के बीच जो ये औसत दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसे हम इसके विस्थापन को क्या कहेंगे, मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मुक्त पथ। ध्यान रखेंगे कितना होता है, लगभग 10⁻⁹ मीटर। मुक्त इलेक्ट्रॉन को उसमें भी कितना होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आता है ड्रम, हमारी एक ड्रम आती है श्रांतिक काल। श्रांतिक काल इसे डिनोट करते हैं टो। सीधा सा मतलब ये होता है, आपको पता है कि चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से हुई क्रमागत टक्कर में लिए गए समय को क्या बोलते हैं, उसका श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल को टो से व्यक्त करते हैं और इसकी वैल्यू लगभग कितने होते हैं, 10⁻⁻, कितना वाला 14 सेकेंड, 10⁻⁻14 सेकेंड। तो सीधा शर्त यह है, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक धनायन से टकराने के बाद दूसरे धनायन से जब टकराएगा तो उसके बीच का समयांतराल कितना होगा, 10⁻⁻14 सेकेंड होगा। इस समय को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। अब हमारा नया टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, अनुगमन वेग। अनुगमन या इसे दूसरा नाम बोल रहे हैं अपवाह वेग, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने एक कंसेप्ट ली थी मुक्त इलेक्ट्रॉन की। ये तो हमें पता चल ही चुका है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर अनियमित गति करते रहते हैं, लेकिन इनकी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का धनायन से टकराने का जो पथ है वो क्या होता है, लगभग सरल रेखीय होता है। ये हमेशा सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलेगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि अगर हम किसी चालक को एक तार ले लें, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, एक तार लीजिए, इस तार को, चालक तार को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपका जो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। तो इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत क्षेत्र इधर को स्थापित होगा। हमने चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि ऋण आवेश यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। अब होगा क्या, यहाँ से जैसे ही इस चालक को हम ऐसे किसी धारा स्रोत से जोड़ते हैं, तो जैसे ही चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, आपका ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक अति सूक्ष्म वेग, लगभग कितना, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड का अति सूक्ष्म वेग अर्जित कर लेता है इस दिशा में।
निम्न विभव से उच्च विभव वाले सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म वेग अर्जित कर लेता है। इस अति सूक्ष्म वेग को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा? वीडी से। किससे डिनोट करते हैं? वीडी से। याद रखिए, बिना वैद्युत क्षेत्र के आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग सरल रेखा में गति करता है, परंतु जैसे ही बाहर से हम बैटरी जोड़कर किसी चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो आपका यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पहले लगभग सरल रेखा में गति कर रहा था वो कुछ वक्राकार भाग में गति करेगा, वक्राकार पथ पर। लगभग किस पर? वक्राकार पथ पर गति करता है। और वक्राकार पथ पर ये कितना वेग अर्जित करेगा? 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे कि किसी चालक तार को जब हम किसी बैटरी से जोड़कर उसके सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग जिसका मान होता है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के वेग से लगभग होता है के वेग से निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करना आरंभ कर देता है। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे वीडी से व्यक्त करते हैं। इसका मान इस बैटरी के विभवांतर पर यानी विद्युत वाहक बल पर निर्भर करेगा। इसका मान इस चालक तार के ताप पर निर्भर करेगा। इसका मान इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या उस पर भी निर्भर करेगा। अब मैं इसका आर्टिकल कराता हूं जो बहुत खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, देखो मेरे भाइयों, मैंने एक चालक लिया PQ जिसके अनुप्रस्थ काट कैपिटल है, जिसकी लंबाई स्मॉल l है, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व स्मॉल n है, और हमने इसको एक V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम इस बैटरी को इस चालक के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तुरंत ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा आरंभ होगी तो वो विद्युत धारा किसके कारण आरंभ होती है? इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के कारण। जैसे ही इस पर विभवांतर आरोपित होगा तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाएगा, लगना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग अर्जित करेंगे जिसे नाम दिया गया है अनुगमन वेग वीडी। इस अनुगमन वेग वीडी का हमें फार्मूला निकालना है। अब हम क्या निकालते हैं? अब हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा? V/d। d तो यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ कितनी होगी? स्मॉल l। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? V/L। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो और हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर बल कितना जाएगा? बल होगा बेटा E इंटू कैपिटल E। यूज इक्वेशन 1, यूज इक्वेशन 1 इक्वेशन का यूज करिए तो F इक्वल टू क्या होगा? EV/L। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हम न्यूटन साहब का दूसरा नियम याद करते हैं कि अगर कोई वस्तु गतिमान है और उस पर बाहर से बल लगाया जाए तो वह बल वस्तु की गति में एक त्वरण उत्पन्न कर देता है। और यहाँ वस्तु क्या है? यहाँ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न त्वरण कितना हो? स्मॉल a हो तो उत्पन्न त्वरण स्मॉल a हो तो F इक्वल टू क्या होगा बेटा? ma। यूज कौन सी इक्वेशन करनी है? यूज इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन जैसे यूज करोगे तो आप पाओगे ma इक्वल टू EV/L। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। मुझे वैल्यू निकालनी a की, तो a इट इज इक्वल टू मेरा होगा EV/ml। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 3। अगर आपसे ये कहा जाए कि आवेश प्रवाह के समय मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न त्वरण का सूत्र स्थापित कीजिए तो वो आएगा स्मॉल a इट इज इक्वल टू EV/ml। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, थोड़ा सा तिरछा कर दो इसको, स्क्रीनशॉट लें बेटा। हो चुका। अब इससे मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम यहाँ मान लेते हैं, हम मान लेंगे, हमने जो माना है
मान लीजिए इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं और अपनी गति की दिशा को बदलते रहते हैं, परंतु जैसे ही यहाँ पे हम विभवांतर स्थापित करेंगे तो ये लगभग सभी एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और निम्न विभव से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करेंगे। तो यहाँ हम ये मान लेते हैं सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत समय अंतराल, जिसको टक्कर का समय भी कहा गया है, या जिसे हम कहते हैं श्रांति काल कितना बेटा, टो है, ये श्रांति काल हो गया। अब हम मानेंगे यहाँ, माना सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रम से ऊष्मीय वेग, क्या भाई, वो कब होगा उसमें वेग, याद रखें वो इस बैटरी को जोड़ने से पहले के हैं, वो उसमें वेग क्या बेटा, U1, U2, U3 एंड सो ऑन UN है। ठीक, फिर इसके बाद धारा प्रवाह के समय इलेक्ट्रॉनों के अंतिम वेग बताइए क्या क्या होंगे। पहले वाले का होगा V1 U1 प्लस A2, ओके। दूसरे वाले का होगा V2 U2 प्लस A2। तीसरे वाले का V3 U3 प्लस A2, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे एंड सो ऑन। लास्ट वाले का ले लेंगे एंड सो ऑन में, देखिए बेटा हटा देता हूं मैं, लास्ट में क्या आएगा, Vn UN प्लस A2, ये आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लें इसका। अब परिभाषा से जो Vd है वो क्या होगा हमारा, V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन Vn बटे n। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित वेग का औसत वेग माना जाएगा और अनुगमन वेग Vd, तो Vd इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn। बेटा यहाँ से मान रख लेंगे, हम मान रख के हम एडजस्ट करेंगे। आपने देखा U1 U2 U3, तो ये क्या आ जाएगा सारा, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन UN, डिवाइड कितना कर लेंगे हम, n से डिवाइड कर रहे हैं हम, प्लस जब इन्हें आप n बार जोड़ोगे तो क्या होगा, Na2 डिवाइड बाई कितना n से n कट जाएगा। परंतु यहां भी बताएंगे हम, परंतु U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन UN डिवाइडेड बाई n किसके बराबर होगा बेटा, ये आएगा हमारा 0, क्योंकि मैंने शुरुआत में समझाया था कि चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं और उनका किसी भी एक निश्चित दिशा में औसत ऊष्मीय वेग कितना रहेगा, 0 ही रहता है। इसलिए यहाँ पे Vd हमारा क्या बचेगा, ओनली A2। यूज इक्वेशन कौन सी करनी है आपको, 3 यूज कर लीजिए। तो Vd इट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, EV अपॉन ml इंटू टो, ये इसका फार्मूला है, आप नोट कर लें। Vd इज इक्वल टू EV अपॉन ml इंटू टो। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना पड़े बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे दिखाएंगे, Vd ये क्या आएगा, माइनस का EV अपॉन ml, आपको बताता चलो मैं, m यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों है वेक्टर फॉर्म में, आपको पता होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है और जो दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की होगी वही दिशा किसकी होगी, अनुगमन वेग की होगी। तो इसे वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। और एक फार्मूला इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिंस v अपॉन एल आपने क्या दिखा था e, तो इसमें लिख सकते हैं वेक्टर Vd इट इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है
v बाई एल को माइनस का ई वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना m इंटू टो। तो आपकी इक्वेशन नंबर 4 कह दें, इसे 5th कह दें, इसे 6th कह दें। ये आपके अभिष्ट सूत्र हैं। These are all equation number 4, 5 and 6 are the equation of the drift velocity। समीकरण नंबर 4, 5 और 6 अनुगमन वेग के अभिष्ट सूत्र हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बेटा ऐसा है, इसको आप 1-2 बार जरूर देखें, पढ़ें भी। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो फिजिकल कोचिंग भी लें, तो ये आपको केवल एक हेल्प कर सकता है। मेरी कोशिश है कि मैं इसको और अच्छे से करूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।